हादसे कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक हादसा था या किसी ने अपनी गंदी नीयत के साथ ये सब कुछ किया था। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। 1 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में थी तब ये केस मेरे पास आया था। सच मानिए ये केस मैं 1 हफ्ते में सॉल्व कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई ये केस और भी उलझता चला गया। दुल्हन के माता पिता कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे, अब विधि शुरू कीजिए। कमीना कहीं का हमारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर शादी कर रहा है। नहीं सर, रुक्मिणी अपनी मर्जी से शादी कर रही है। ये अरे काहे के पीछे हटिए, हम है ना यहाँ। तुम बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? नहीं सर, ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे काहे की मर्जी? सर, ये हमारी नाबालिग बेटी को बहला फुसला रहा है। नहीं सर, हम नाबालिग नहीं है। हमने 2016 में 10वीं पास की थी। ये देखिए, हम 19 साल के हैं। अरे ये सर्टिफिकेट सब झूठा है सर। अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जब छोटी थी ना तो हम इसका दाखिला 5वें में करवा दिए थे सीधे। अभी 18 की भी नहीं हुई है। बहुत जवानी फूट रहा है तुम्हारा। अभी बताते हैं तुमको। रुकिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बेटी है ना ये? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं उसके लिए? और ये जो हमारे मुंह पे कालिख पोत रही है इसका क्या सर? ये देख रहे हैं, इसके पास सबूत है कि ये बालिग है। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये नाबालिग है? अरे इसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे हटाइए ना, आप भी पीछे हटिए। चलिए आप कीजिए। आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। रुक्मिणी ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। अगर हो सके तो हमारे नए जीवन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा हाथ आपके ऊपर भी उठ सकता था, लेकिन रुक्मिणी के पिता हैं। आपकी बेइज्जती करेंगे तो उसको दुख होगा। तो हमको मारेगा? हमको मारेगा ये? पापा नहीं, छोड़ो। क्या है सब? अगर ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो अरेस्ट कर ले जाओगे। सुन बेटा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेला तो अब शुरू होगा। निकलो, चलो चलो। चलिए। हम तुमको पहले ही बोले थे कि मार कर सालों को निपटा देते हैं, लेकिन तुमको तो आग लगी थी पुलिस के पास जाने की। जाओ। अरे हमने तो सोचा था कि पुलिस आके सारा खेल खत्म कर देगी, ये शादी रुकवा देगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सालों ना, छोड़ेंगे ना। पंकज यार, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ यार, सुबह से कोई काम आगे बढ़ता ही नजर नहीं आ रहा है हमको।
अरे देखो मनोज भैया के मिसेस आए। ए, चलो फटाफट खाना खा के काम पे लगो। कैसा बना है? तुम खाई? हम खा लेंगे। अरे अभी खाओ हमारे साथ, हम खिलाएंगे तुमको अपने हाथों से। साला तुम्हारा तो ऐसी हालत करेंगे ना कि जिंदगी भर हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। हमारी बेटी को फंसाया। पापा नहीं, पापा नहीं। मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसी तुम लोगों की? छोड़ेंगे नहीं। अरे देख लेंगे तुमको, हम भी। जाओ, याद रखना। मनोज चल, निकलो। मनोज, आ जाओ, एक सीट खाली, आ जाओ। ये पटेल नगर किधर पड़ेगा? पटेल नगर पास में ही आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। अरे यार, बीच में कहाँ फुदक रहा? मेरा नंबर है भाई, मेरा नंबर है। अरे तो जाओ यार, दिमाग खराब कर रहा है। मैं आपको छोड़ देता हूं। मैं छोड़ दूं, आप इधर आइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। रुक जाओ। मैं छोड़ दूं। अरे अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। आग बुझा नहीं है। अरे बाहर आ गया। वो दुख रहा है ना? नहीं नहीं, ये मत लगाओ, हमको बहुत जलता है इससे। अरे इससे बहुत जलता है हमको। हाँ, हम नहीं लगा रहे। अच्छा नहीं लगा रहे, हाँ नहीं लगा रहे। चाची, ये किधर पड़ेगा? बेटा, ये आगे जाके दूसरी गली और तीसरा मकान। चलिए उठिए, काढ़ा पी लीजिए, आपका बदन दर्द ठीक हो जाएगा। लो भाई, सामान ले आए। खड़ा धनिया नहीं मिला। क्या हुआ? हम जब से बाहर से आए हैं तब से देख रही बहू अंदर बैठी रो रही है। अरे हम तो पूछ पूछ के थक गए, कुछ बताती नहीं। तुम ही जाकर देखो क्या हुआ है। पकड़ो, हम देखते हैं। अरे क्या हुआ? काहे रो रही हो? अब देखो, ये मत कहना कि घर की याद आ रही है। तुमको पता था ना कि ये सब आसान नहीं होने वाला है। हमें पता था, पर हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारा भाई हम पे जबरदस्ती करे। पागल हो गई है क्या? हमारा भाई हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है तू। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। झूठ बोल रही है। हम तो बीमार हैं, बाहर सो रहे थे। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? जब गंदा काम करने में शर्म नहीं आई, तब मारने में काहे आ रही है? पापा, तुम कौन है? क्या लेने आई हो अब यहाँ? पापा, हमें अंदर आने दीजिए। पापा देखिए, उसे अंदर आने दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अब और कितना तमाशा करेंगे आप? बेटी है हमारी, हमने कहा ना, उसे अंदर आने दीजिए। तुम्हें
ऐसा बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ तुम सुनी ना वो क्या बोल रही थी। भैया प्लीज ले आओ ना भाभी को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यही जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। निकलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए बस कीजिए, ये दामाद जी है हमारे, जो हुआ सो भूल जाइए, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हम रुक्मणी को लेने आए। रुक्मणी को लेने आए? दोबारा ये देखिए एक बार मेरी बात मान लीजिए, रुक्मणी के लिए, मेरे लिए। अरे ये सुन, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमारी बेटी को दोबारा मत रुलाना, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अरे माना कि हम दिल से कठोर है, लेकिन बाप है उसके। तुम क्या देख रही हो? अरे दामाद जी पहली बार आए हैं, कोई अच्छा खाना बनाओ। अरे अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाई आओ, अरे पानी आइए, अरे पानी आइए। अरे भैया, अबे हमारे बेटियों से मार के कमरे में आग लगी। अरे जल्दी आओ। चलिए चलिए पीछे, चलिए पीछे, चलिए चलो चलो। सर 2 लोगों की बॉडी थी, मनोज और रुक्मणी। काफ़ी बुरी तरह से जल गए थे। मनोज की तो मौका वारदात पर ही मौत हो गई। रुक्मणी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये रही सर मनोज की बॉडी। मार डाला अपने जवाई को, ले लिया बदला? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो उन्हें माफ भी कर दिया था। वो दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? रुक्मिणी 1 दिन पहले यहाँ आई थी, तो शायद मनोज ने उसे थप्पड़ मार दिया था, तो वो चिढ़कर हमारे घर आ गई। और मनोज ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? हमें क्या पता था। रुक्मिणी की माँ ने भी उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, फिर कल शाम मनोज हमारे घर आया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाने दो, बात बढ़ाने से क्या फायदा, एक ही तो बेटी है। और यहाँ तक कि कल रात में हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया था। हम सब बहुत खुश थे साहब। ये देखिए, कल रात में हम लोगों ने तस्वीर भी ली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब। ये आग कैसे लगी? हमें नहीं पता साहब। हम तो रात में सो रहे थे, तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने की आवाज आई। फिर उसके कमरे से धुआं निकलने लगा। पड़ोसी आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और उसके बाद। सच बोल रहा हो? सच बोल रहा हूँ। और दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मनोज से तो तुम बहुत नफरत करते थे। लग नहीं रहा सच बोल रहे हो। सच बताओ क्या हुआ था, वरना जेल में डाल के सड़ा दूंगा। नहीं साहब, जब रात में हमारी नींद खुली तो रुक्मिणी के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। हमने सोचा कि चलो पति पत्नी का झगड़ा होगा, कल तक खत्म हो जाएगा।
फिर हम बाथरूम चले गए। बाथरूम से जब वापस आ रहे थे तो देखा कि मनोज मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर कमरे के अंदर जा रहा और जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। हमने दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अभी कुछ सोच ही रहे थे तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो मनोज रुक्मिणी को जला दिया था साहब। फिर हमने देखा कि मनोज को भी आग लग गई है। पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा लेकिन तब तक मनोज मर चुका था साहब। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो अस्पताल गया साहब। बाकी लोगों के बयान लो, बॉडी को मॉर्ग में भेजो, मनोज के घर वालों को भी बुलाओ। ठीक है सर। साहब एक मिनट बात करनी है आपसे। बोलिए। हमारा नाम सूरज है। हाँ। और ये हमारा बेटा गोपाल। हम बसेसर के बगल वाले घर में ही रहते हैं। इधर? हाँ। हमारा बेटा गोपाल आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ बेटा बताओ। सर, हमारी खिड़की से रुक्मणी दीदी का रूम दिखता है। कल रात देर तक हम जाग रहे थे, हमारे टेस्ट थी इसलिए हम पढ़ रहे थे। तो हमने सुना तो रुक्मणी दीदी किसी के साथ झगड़ रही थी। हमने देखा भी तो वो कोई आदमी था, उसने डब्बे से उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और गुस्से में उनको जला दिया, पर उन पे भी आग लग गई। वो तो बाहर भाग रहे थे, मैंने ही जाके पापा को जगाया था। साहब हम तुरंत दौड़ के बाहर आए थे और तब तक तो। बेटा हाथ इधर लाओ। इतने बुरी तरीके से किसने मारा था? वो मास्टर जी ने। इतने बुरी तरीके से? अगर तुम चाहो तो उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, मैं कार्रवाई करूंगा। साहब शिकायत की कोनो जरूरत नहीं है। अब ये बच्चा है, गलती हो गई इससे। होमवर्क नहीं किया तो मार तो पड़ेगी। होमवर्क किया करो। हाँ? तो सर इन लोगों के हिसाब से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को जलाने की कोशिश की और खुद उस आग में जलकर मर गया। और अब पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब इन लोगों ने जो रामायण सुनाई है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये रुक्मणी ही कंफर्म कर सकती है कि इस कहानी का असली रावण कौन है। सर रुक्मणी कुछ भी बता नहीं सकती, वो कुछ बोलने की हालत में है ही नहीं। उसका बदन पूरी तरह से जल चुका है, अभी बेहोश है। अगर वो होश में आ भी जाए तो भी उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। देखिए ना साहब, क्या हालत कर दी हमारी बेटी की। ये सब हमारी गलती है, नहीं हम उसे घर में आने देते, नहीं वो ये सब करता। अच्छा हुआ कि राक्षस चलकर मर गया, वरना हम उसकी जान ले लेते। जब ये सब कुछ हुआ आप कहाँ थे? अपने घर में थे साहब, हमें तो अभी इस बारे में पता चला है और हम तो इस रिश्ते के पहले से ही खिलाफ थे। अब देख लीजिए, बड़ों की बात ना मानने का क्या नतीजा होता। यादव जी, ये मनोज के घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ, उन्हें मॉक रूम बुलाया। उस प्रोफेसर ने हमारे भाई को मारा साहब, छोड़िएगा मत साहब उसको। आप शांत हो जाइए। देखिए बॉडी में तो और कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमें बॉडी में एक कड़ा मिला है। आप पहचानते हैं इसे? साहब ये कड़ा मनोज का साहब, उसके पिछले जन्मदिन पे हम उसको गिफ्ट में दिए थे साहब। साहब ये सब कुछ उस रुक्मिणी के बाप ने किया साहब। उसने हमारे भाई मनोज को मार डाला साहब। मंदिर में देखा था ना आपने, कितना गुस्सा भरा था उसके अंदर। और उसके बाद मनोज जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था वहां अपने गुंडों के साथ पहुंच गया था। वो तो ठीक टाइम पर मैं और कुछ लेबर आए तो बीच बचाव किया, नहीं तो हमारे भाई को उसी दिन मार डालता वो साहब। जब इतना गुस्सा भरा था तो अचानक मान कैसे गया वो? जब इस बसेसर ने मनोज के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे मारपीट की थी तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? हमने उससे कहा था बात ना बढ़ाए, रिश्तेदारी वाली बात थी। अब बेटी भाग जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना। इतना गुस्सा कि हमारे बेटे की जान ही ले ली। ये रुक्मणी के घर वालों ने हमें बताया कि मनोज ने रुक्मणी के साथ कुछ मारपीट की थी और इसलिए वो अपने मायके आ गई थी। ये बता सकते हैं पति पत्नी में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब
पति पत्नी तो लड़ते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और मनोज थोड़ा गुस्से वाला था और रुक्मिणी बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। बात क्या हुई थी साहब, हमें कुछ नहीं पता। हमें बिन बताए उसने गुस्से में अपने मैके जाके बैठ गई। साहब हमने मनोज से कहा था उसे मना ले आए। साहब हमें क्या पता था, हम खुद ही मेरे बेटे को मौत के मुंह में भेज गए। क्या फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम्हारे पैर में चक्री लगी है क्या? किसी नौकरी पे टिकते ही नहीं हो। तुम उसकी छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। हाँ, बाद में बात करता हूँ। मेरे छोटे भाई को ना पहले मेरी शादी करनी है, फिर नौकरी करनी है। सही तो कह रहा है सर। अच्छा, तुम भी उसी का साथ दोगे? अपडेट बताओ। सर ये मनोज की पीएम रिपोर्ट है सर। बॉडी 80% जली हुई थी सर, और बॉडी पे कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज और ट्रॉमा के निशान नहीं है। यादव जी, ये मनोज के घर वालों का कहना है कि मनोज काफ़ी गुस्से वाला था जी, और ये रुक्मणी ये भी काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो हो सकता है उस रात रुक्मणी और मनोज का झगड़ा हुआ हो और गुस्से में मनोज ने रुक्मणी को जला दिया और गलती से उसी आग में खुद जलकर मर गया। तो इस हिसाब से रुक्मणी विक्टिम और ये मनोज कल्प्रिट। पुरानी कहावत है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है, और इस केस में भी हमें कुछ ऐसा ही लगा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और गवाहों के बयानों के बाद हमें यकीन हो गया था कि असली गुनहगार मनोज त्यागी ही था। उसने ही अपनी पत्नी रुक्मणी को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो खुद जल गया था। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि रुक्मणी की हालत को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, उसके बाद ही हम उसका बयान ले पाएंगे। अपनी जांच पूरी करते हुए हमने रुक्मणी का डीएनए उसके पिता बसेसर से और मनोज का डीएनए उसकी माँ कविता से मिलाया, जो मैच हो गया। लेकिन तभी इस केस में हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। सरोज, जल्दी नीचे आ सरोज। अरे कहाँ रह गई थी सरोज? जी अम्मा जी, वो हम छत पर ना कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा सुन, बाहर बिरजू आया है, उसका हिसाब देख ले जरा, ठीक है? अच्छा सुन, 1 मिनट रुक। मुझे लगता है थोड़ा हिसाब उसका और बनेगा, तो तू एक काम कर, तू ये सारे पैसे ले जा, ठीक से हिसाब कर और बचे हुए पैसे लेके आ। चल जा। काय टुकुर टुकुर देख रही है? बाहर जा, जा अपना काम कर। अम्मा जी, हम कह रहे हैं ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती हमको। अरे बेफालतू का ना सब पे शक करता रहता है। अच्छी लड़की है। बताइए। 12 बोरी आलू की लेकर के आया हूँ और अपना 1 बोरी अदरक। 1 सेकंड, 1 मिनट। ये काहे ऐसे बत्तीसी दिखा रहे हो हमें? हाँ, ये लो, काम करो, काम पे ध्यान दो। सर, बिहार के बलुआ गांव में एक जवान लड़के ने एक लड़की के साथ मिलकर वहां रहने वाली विधवा के घर लूटपाट की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सर, उसका नाम दुर्गा देवी था, 65 साल की थी और काफ़ी अमीर थी। बाकी की फैमिली दिल्ली में रहती है। और सर, ये दोनों कल्पिट बिरजू और सरोज उसी के घर काम करते थे। सर, बिहार पुलिस ने बताया कि वो दोनों कल्पिट मुगल सराय की तरफ आए हैं। सारी डिटेल सर्कुलेट करवा दीजिए। हाँ सर, लेकिन एक बार फोटो तो देख लीजिए। ऐसा क्या है फोटो में? ये तो रुक्मणी जैसी लग रही है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है। ये बिहार में कैसे हो सकती है? यादव जी, ये रुक्मणी की फाइल निकालो। देखिए सर, दोनों के हाथों पर बिल्कुल सेम जगह ही टैटू है। हाँ, लेकिन इस फोटो में टैटू थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन है एक ही जगह पर। गुड जॉब यादव जी। अब इस रुक्मणी से मिलने का वक्त आ गया है, चलो। सर, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं।
इतनी मुश्किल से तो ये ठीक हो रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, अगर यहाँ पे कोई टैटू होता तो बुरी तरह से जल चुका होगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि पहले यहाँ टैटू था या नहीं? जी नहीं, क्योंकि स्किन के पिगमेंट्स जल चुके हैं। अब इसे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है, बिहार चलना होगा। शायद वहीं चलकर इस सरोज और रुक्मणी की पहेली सुलझे। रौनक शर्मा ने बच्चों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। शोभित, ये देख रौनक की फोटो छपी है। रौनक, हाँ माँ। रौनक ये देख, तेरी फोटो छपी है। हाँ माँ, कल वो एनजीओ वालों ने बुलाया था। देखा माँ, भैया के दिल में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है, अपनों को देने के लिए कुछ है ही नहीं। शोभित, इस कुछ नहीं के पीछे ना कारण भी है। खैर छोड़ माँ, जाने में लेट होगा, आज वीडियो का शूट है, चलता हूँ। ध्यान से जाना। सुधर जा। गाइस, मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, वो करने जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और जिसके लिए पानी देना। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। भाई पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ दुकान से, तब तू कंटिन्यू कर। गाइस, मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, और आज मैं वो करने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और ये वीडियो उस खास के लिए है जिसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हटिए। अरे बंद करो वीडियो बनाना, बंद करो, तुम बंद करो वीडियो बनाना। क्या कर रहे हो? बंद करो ना, फोन दो, फोन दो। इस पूरे एरिया को सील कर दो और एम्बुलेंस को बुला। जी सर। किसी ने किलर को देखा नहीं? नहीं सर। इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला? सर, इसका नाम रौनक शर्मा है। ईव्यू ऐप पर वीडियोस बनाता था। मर्डर के वक्त भी वीडियो ही बना रहा था अपने दोस्त करण माथुर के साथ। जब गोली चली तो करण पानी लेने गया हुआ था। पूरा करण। आसपास के लोगों को लगा कि शूटिंग चल रही है, लेकिन जब तक करण रियलाइज करता तब तक मर्डरर्स अपना काम कर चुके थे। इसका मतलब रौनक पे किसी ने नजर रखी थी, और जैसे करण यहाँ से गया, इसे गोली मार दी। मैं दुकान से पानी लेने गया था सर, जब गोली चलने की आवाज सुनी और करा तो रौनक मर चुका था। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किसने और कहां से गोली मारी। आसपास किसी को नोटिस किया या भागते हुए देखा? भागते हुए तो नहीं देखा सर, लेकिन एक लड़का मिलने आया था सर उससे। चल भाई, अपनी लाइन ले। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ वो करने जो भाई कैमरे में आ रहा है यार। भाई देखना, कोई आ गया फ्रेम में। क्या कर रहे हैं भाई? दिख नहीं रहा शूटिंग चल रही है यहाँ पे। सॉरी, मैं वो भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ऐसे जा रहा था, मैंने देखा तो मैं बस उनसे मिलना चला आया। अच्छा ठीक है, मिल लो। आजा। कैसा है? मैं ठीक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, ठीक है चले। अब मिल लिया ना, अब शूटिंग कर ले। हाँ ठीक, बाय बाय भैया। हाँ चल करते हैं, चेक करते हैं। मोबाइल लेकर आओ, इसका पासवर्ड बताओ। 1 2 3 4। यही था वो लड़का? इस वीडियो से फोटो निकलवा के सर्कुलेट करो, और इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकलवा। सीसीटीवी के लिए बोल दिया मैंने। अगर ये रौनक का फैन है तो इसने उसके वीडियोस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया, वहां पर चेक करना, और इस करण और रौनक के बारे में पता करो। ओके? देख रहे इसको। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है। क्या आप लोग इस लड़के को जानते हैं? क्या है?
अनन्या! अनुराग क्यों मार रहा है? क्या किया इसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया इसने? नाक कटा ली हमारी। ये फेमस होने के लिए नंगे पंडू पर आई है। ये देखो उसका। क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? ये सब क्या बना रही है? मुझे भी फेमस होना है रौनक की तरह। अरे उस लड़का ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। देख लिया ना क्या हुआ उसका अंजाम। अब भी वक्त है सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बहुत ही टैलेंटेड और अपने वीडियोस के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने वाला यह खबर आग की तरह देश भर में फैल चुकी थी। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम पर बहुत प्रेशर है। गाजियाबाद में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और अब की बार इस सिलसिले का शिकार हुए हैं ई-व्यू के आर्टिस्ट रौनक। हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस कातिलों तक पहुंचने में हुई नाकाम। आदिल, साले तूने रौनक की डेड बॉडी का वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन डाल दिया। कुछ पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ये देख 1 मिलियन व्यूज और वो भी सिर्फ 24 घंटे। कुछ लोगों की मौत जिंदगी से ज्यादा फायदेमंद होती है, समझा? मामला एक सोशल मीडिया से जुड़े सेलिब्रिटी का था, इसलिए हमने इंटरनेट से रौनक शर्मा से जुड़ी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की। एक इंसान से पूछताछ की। मैडम, एक लड़की के चक्कर में मेरा झगड़ा हुआ था, जिसके सेटलमेंट के लिए सुजीत और हरीश मुझ पर जोर डाल रहे थे। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। आचो, क्या चल रहे भाई तू अपना काम करना। तू क्यों आ रहा बीच में हमारे? इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये जिम का मेंबर है और जहाँ तू हरकतें कर रहा है ना, ये जिम का कैंपस है, समझा? लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। तू भी ऐसा नहीं मारेगा, हैं? ज्यादा गुंडा बन रहा है, गुंडा बन रहा है ज्यादा। क्या है? छोड़ जा। क्या है? चल बाहर चल। चल। तुम्हें लगता है वो लड़के मर्डर कर सकते हैं? उस इलाके के सभी लड़के कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी जिंदगी का आम हिस्सा है मैम। इसलिए रौनक सर जिम के सभी लड़कों को सही और गलत का फर्क बता देते। ये तेरा पर्सनल मैटर है। एक बात बोलूँगा, इन लोगों से दूर रह। ठीक है भैया। उन लड़कों का पता बताओ। सर, जो लड़का रौनक के वीडियो में मर्डर से पहले देखा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ पता नहीं चला। रौनक का बैकग्राउंड चेक किया? सर, एक वेबसाइट है ई-व्यू, उस पर जाने के बाद से वो काफी जाना माना चेहरा बन गया था इलाके का। तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स थे। वो चैरिटी भी करता था। कुल मिलाकर अच्छी इमेज थी उसकी। अगर इतना अच्छा तो उसका मर्डर क्यों हो गया? जिस जिम में वो एज ए ट्रेनर काम करता था, वहाँ के मेंबर्स से भी बात की। सभी ने उसके बारे में अच्छा ही कहा। हाँ, कुछ दिन पहले उसकी कुछ लड़कों से झड़प हो गई थी। उन लड़कों को ट्रेस किया जा रहा है, शायद वहाँ से कुछ मिले। कोई फैमिली एंगल है? उसके पिता की रहस्यमय मौत हुई थी एक्सीडेंट में, जिसका केस कोर्ट में है। उसे रौनक ने ही रीओपन करवाया था कुछ दिनों पहले। इस रौनक के फादर के केस के बारे में डिटेल्स निकालो और इन लड़कों के बारे में भी पता करो जिनका झगड़ा रौनक के साथ। ओके? जी सर। सर, ये अर्जुन सिंह, पंतनगर पुलिस स्टेशन। सर, ये रौनक के फादर की केस फाइल। ये केस सर ऑलमोस्ट डेड एंड पर था, क्योंकि इतने दिनों तक इस केस में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब रौनक, जो कि एक बड़ा आदमी बन चुका है, काफ़ी पैसे कमा लिए, उसने इस केस को फिर से रीओपन करवाया। और उसका ये मानना है कि उसके फादर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। और हत्या की इस साजिश में उसके सगे चाचा अमर शर्मा इन्वॉल्व थे। किस बात पे लड़ाई हुई थी रौनक से? मैम, हम तो सिर्फ अपना झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे बस मैडम, लेकिन ये रौनक हमें ही ज्ञान देने लगा और शराफत की पाठ पढ़ाने लगा मैडम। और तुमने उसे मौत का पाठ पढ़ा दिया? नहीं मैडम, नहीं, हमने उसे नहीं मारा है मैडम। वो तो थोड़ा फेमस था मैडम, तो सिर्फ हम अपनी धाक जमाने के लिए उसे पंगा लिए मैडम, और कुछ नहीं मैडम। इन दोनों की डिटेल्स नोट करो और तुम दोनों रोज थाने में आकर हाजिरी दोगे जब तक केस नहीं क्लोज हो जाता। एक भी दिन गायब रहे तो अंदर कर देंगे, समझे? जी। हेलो जी सर। सर, मैं अभी पड़ोसियों से अमर की इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। अमर, रौनक का चाचा?
अरे मैडम वो यहीं पास में ही तो रहता है। रौनक के पापा के देहांत के बाद जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई, सब कुछ उसके हिसाब से हुआ। उल्टा सीधा बंटवारा कर लिया और बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गया। और फिर जब रौनक का नाम हो गया तो फिर घुसने लगा। अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा वो। रौनक ने अपने पिता के मर्डर का केस अपने चाचा के खिलाफ किया था। जी सर, दरअसल दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। रौनक अपना केस वापस ले लेगा। रौनक माफी मांगो अपने चाचा जी से। माफी और इनसे? इनको तो मैं पापा के मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगा। आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ आपके साथ। चल चल भिजवा जेल मुझे तू। साले 6 महीने पहले तेरी 2 कौड़ी तक की औकात नहीं थी। औकात से मत जाना, औकात से मत जाना। साले 2 पैसे कमा लिए, 4 लोग तुझे जानने लगे, जेल भिजवाएगा मुझे? अब तू जेल भिजवा के दिखा मुझे, मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में अमर ने आपके पति को मरवाया था? सर अब जो होना था वो तो हो गया। रौनक के बाबा एक्सीडेंट में मारे गए। इतने सालों बाद हमारी ज़िंदगी पटरी पर आई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रौनक गड़े मुर्दे उखाड़े और अपना भविष्य खराब करे। और किसी से कोई दुश्मनी? सर रौनक भैया अपने काम से काम रखते थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जिम और जिम से सीधा घर। रौनक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था इस उम्र में? जी मैम, पैसों की तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया था, इसीलिए अब वो पढ़ना चाहता था। पर उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक था। और इन वीडियोस की वजह से काफ़ी जल्दी वो रिच और फेमस हो गया था। कोई ऐसा शख्स हो जो रौनक की तरक्की से चलता, या उस वीडियोस की वजह से उसका कोई दुश्मन? सर कुछ पक्का तो नहीं कह सकते, पर रौनक भैया का एक फ्रेंड था आदिल, वो उन्हीं के साथ वीडियोस बनाते थे, उनका पार्टनर था वो। उसकी कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ सर, वीडियो है सर। मैं गोरा, तू गोरी, तो ये बच्चा कैसे काला? तुम हॉट, मैं भी हॉट, बच्चा झड़ गया। ये दोनों अलग क्यों हैं? ये तो पता नहीं सर, पर रौनक भैया बहुत जल्दी फेमस हो गए थे और आदिल पीछे रह गया था। और इन दिनों इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी नहीं होती थी सर। ठीक, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दुखद खबर देने जा रहा हूँ। हमारे ईव्यू ऐप के सुपरस्टार रौनक शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि रौनक को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सर इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आदिल के फॉलोअर्स और व्यूअरशिप काफ़ी बढ़ गई। ये वीडियो इसी की प्रोफाइल से अपलोड हुआ था। ये वहाँ कर क्या रहा था सर? उस ईव्यू वेबसाइट से उस लड़के के बारे में पता चला जो उस मॉडल स्पॉट पर देखा गया था? नहीं सर, उस वेबसाइट का पूरा डेटा छान मारा। उस लड़के ने रौनक के किसी भी वीडियो पर ना ही कभी कोई कमेंट किया है, ना ही कभी कोई लाइक। स्ट्रेंज। ये अपने आप को रौनक का फैन बताता है और ना ही उसने एक वीडियो पे लाइक किया है, ना ही कमेंट। ये किस किस्म का फैन है? एक काम करो, उस मोबाइल से जो तस्वीर मिली है वो सब जगह सर्कुलेट है। हो सकता है कोई लोकल। अभी फिलहाल हमारे पास 2 लीड्स हैं, एक रौनक का चाचा अमर और दूसरा उसका पार्टनर आदिल। इन दोनों से पूछना चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात हो गई सर। इतना कुछ किया मैंने रौनक और उसके परिवार के लिए, फिर भी रौनक ने मुझ पे मेरे भाई की हत्या का आरोप लगा दिया। इनको तो मैं पापा के मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगा। आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ आपके साथ। आरोप लगाने की वजह थी उसके पास। ये रहे प्रॉपर्टी पेपर्स। ये अजीब बंटवारा है। 3 बंगले आपके नाम पर और एक छोटा सा घर उनके नाम पर। सर ये मेरे ही कमाई के घर है और बंटवारे में मुझे भी एक ही घर मिला था। झूठ मत बोलो। ये रहे फैक्ट्री के लेजर। ये जो मेहनत की कमाई तुम अपना बता रहे हो ना, ये सारी की सारी मेहनत की कमाई तुम्हारे भाई की है। ये फैक्ट्री उसने खड़ी की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद इस कंपनी पर तुमने कब्जा कर लिया और रौनक और उसकी फैमिली को एक ढेला तक नहीं दिया। क्या ये वजह काफी नहीं है? सर अब जिसको जो समझना है वो समझे। रौनक पहले मुझे अपने पिता का हत्यारा समझता था और अब मुझे आप रौनक का हत्यारा मान रहे हैं। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं मिली। हाँ अगर कोई आपके पास सबूत है तो बात कीजिए सर। लोग जलती चिता पे रोटी सेक लेते हैं। रौनक की मौत के वीडियो को वायरल करके काफी पॉपुलर हुए तो जीते जीते दुश्मनी निभाई, मरने के बाद दोस्ती। सर तो उसने कौन सी दोस्ती निभाई? ईव्यू वीडियोस की दुनिया में मैं उसे लाया था, वरना झूठ और जिल्लत की जिंदगी जी रहा था वो। साले झूठी गवाही देकर मेरे जीजा को अंडा करवाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे।
इसको, हैं? क्या बात है? मारा इसको। क्या बात? चल 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 चल। आराम से आराम से। बस 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 बस। ये झूठी गवाही का क्या चक्कर है? अरे यार पैसे नहीं थे, वकील ने बोला कि कोर्ट में एक आदमी को पहचान लेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तू पागल है क्या? ऐसे तेरे कितने दुश्मन बन जाएंगे? देख खिजिए यार, तू फालतू का ज्ञान मत दे। खर्चे के लिए पैसे ही नहीं थे घर पे, क्या करता? अच्छा देख मेरी बात सुन, एक वेबसाइट है ईव्यू नाम की, वहाँ वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। मैं सोच रहा था करने का, तो मेरे साथ करेगा? अच्छे पैसे कमाएंगे। किस्मत हमारा साथ दे रही थी, हम रातों रात फेमस हो गए थे और पैसे भी आने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, लेकिन पैसों को देखकर रौनक का दिमाग खराब हो गया था। तो 30 तेरा और 70 मेरा। देख मेन काम है जो परफॉर्म करने का, वो तो मैं ही करता हूँ, तो मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ ना यार। यार परफॉर्म तो तू तब करता है ना जब मैं लिखता हूँ। हाँ पर मैं भी मदद करता हूँ ना तेरे लिखने में। और देख तुझे पता है ना मेरी फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो मुझे मेरी फेस वैल्यू की कीमत मिलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब बात 50-50 की हुई, तो ये जो तू दे रहा है ना ये नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है ना, ये ले ज़्यादा ही दे रहा हूँ। आज से तेरे रास्ता अलग और मेरे रास्ता अलग। हमने अलग अलग वीडियोस बनाने शुरू कर दी। और क्योंकि रौनक एक परफॉर्मर था, वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया और लोगों ने तुम्हें भुला दिया, और उसकी सक्सेस को देख के तुम्हें बहुत जलन हुई और जलन के मारे तुमने उसे मार दिया। सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई खूनी नहीं। बिना सबूत के आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगली बार सबूत के साथ ही मिलेंगे, जा सकते। सर, आदिल ने सही कहा था। रौनक ने 8 महीने पहले कुछ 40 केसेस में गवाही दी है। अब तक इस रौनक के बारे में बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे सब लोग, और ये कानून को चकमा दे रहा था। एक काम करें, सारे केसेस को दोबारा से चेक करें, हो सकता है कोई झूठी गवाही इसे महंगी पड़ गई। सर उसके कॉलेज में भी हमने चेक किया, उसका एक लड़की के साथ झगड़ा भी हुआ था। जी मुझे अनन्या से बात करनी है। जी क्या हुआ था तुम्हारे और रौनक के बीच? मैम मैं उसकी फ़ैन थी, मैं भी फेमस होना चाहती थी, मैं उसके सपने देखती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेगा। You want a selfie? Selfie? सेल्फी? मैं आपकी कोई कॉमन फैन नहीं हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देना ही है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। लीजिए। मैम वो एक सेलिब्रिटी था, लेकिन उसमें ज़रा भी घमंड नहीं था। हम दोनों फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट में आ गए। जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था तो कलाई काटने की नौबत क्यों आई? बस मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? आई लव यू। अनन्या समझो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी करना चाहती थी,
और उसे ना सुनने के बाद मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कहीं उसकी ना की वजह कोई लड़की तो नहीं थी? मुझे नहीं पता। बस कीजिए मैडम, उस रौनक की वजह से पहले ही हम बहुत बदनामी झेल चुके हैं। अब आप हमें अकेले ही छोड़ दीजिए। माँ, सामान बांधो, हम आज ही इलाहाबाद जा रहे हैं। सर, ये अनन्या का भाई अनुराग, इसके तो तेवर ही अलग थे। काफी चिढ़ा हुआ था ये रौनक के नाम से। तो तुम्हारे मुताबिक इस चिढ़ की वजह से रौनक की मौत हुई? कुछ कह नहीं सकते सर, सारे सीडीआर देख डाले। रौनक को कई लड़कियों के कॉल्स और मैसेजेस आते थे, लेकिन वो कभी कोई जवाब नहीं देता था। इनफैक्ट उसके फ़ोन की गैलरी तो लड़कियों के फोटोज से भरी पड़ी है, लेकिन वो कभी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करता था। अनन्या तो उसका सीधा सबूत है। इंफॉर्मेशन की इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन एक भी ढंग का लीड नहीं, और ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सर, जो लड़का मर्डर स्पॉट पे देखा गया था, उस फोटो की मदद से वो ट्रेस हो गया। तुम रौनक के मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहे थे? मैडम, मैं रौनक सर का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मैंने देखा कि वो कुछ शूट कर रहे थे तो मैं बस उनसे मिलने चला गया था। उसके वीडियो पर एक भी लाइक और कमेंट तो है नहीं तुम्हारा। कैसे करता है ये लाइक मैम? इसको तो हमने मोबाइल लेकर दिया ही नहीं अब तक। किसी और को देखा था वहाँ? नहीं मैडम। शोभित। हाँ माँ। बेटा खाना खाने नीचे आ जा। हाँ आया माँ। खबर पक्की है ना? झूठी खबर देके मरना है क्या हमें? सर, इकबाल का फोन आया था, खबर पक्की है। रौनक के भाई शोभित ने मार्केट से 10 लाख रुपए उधार लिए थे राम सिंह से, जो कि रौनक ने वापस लौटाकर मामला निपटा दिया था। जी सर, एक्चुअली मेरे एक जानने वाले ने मुझे ट्रैवल एप्लीकेशन का आइडिया दिया था, जिसकी कोडिंग में कुछ 10 लाख रुपए लगने थे। और जब तक हम उसकी कोडिंग कंप्लीट करते तब तक मार्केट में एक सिमिलर एप्लीकेशन आ गया था, तो सारा पैसा डूब गया था सर। इसलिए मैंने भैया से पैसे लिए थे। साहब, ये लीजिए आपके पैसे। गलती छोटे भाई की थी इसलिए दे रहा हूँ, और ब्याज नहीं दे पाऊंगा मैं। आप मार्केट से बहुत ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। अरे वाह, ये कैसी बात हुई? रातों रात बंदोबस्त किया था तुम्हारे भाई के लिए, पूछ लो उससे। अब तो तुम्हारा बाप भी ब्याज देगा। बाप पे मत जा, समझा ना? इससे अच्छे से बात कर रहा हूँ। चलो छोड़, पैसे रख, समझ बैठे आप रख पैसे अपने पास। बाप पे जाता है तो पैसा दो ऊपर से। ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कही? सर, मुझे लगा ही नहीं कि इसकी वजह से भैया के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक। अरे मैडम, आप ही बताइए, ये पैसा डूबने पे गुस्सा किसी नहीं आएगा, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद मैं अपना गुस्सा पी गया। मैडम आप प्लीज यकीन मानिए, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। ये सारी फसाद की जड़ है ना, वो रौनक का छोटा भाई शोभित है। काम वाम तो उसने कुछ किया नहीं, सारे पैसे अय्याशी पे उड़ा दिए और मेरा पूरा नुकसान कर दिया। पुलिस देश भर में ड्यूटी निभाती है, और ऐसी ड्यूटी निभाते हुए नरोला पुलिस के एएसआई गोपाल मिश्रा ने एक खूंखार गैंगस्टर विकास का इनकाउंटर कर दिया था, और यही उलझन इस केस को सॉल्व करने का कारण बनी। सर, ये गोपाल मिश्रा, नरोला पुलिस स्टेशन। सर, हमने उसकी गर्लफ्रेंड निशा से पूछताछ की थी, और उसने गैंगस्टर विकास के मुंह से रौनक का नाम सुना था, जिसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। रौनक का एक गैंगस्टर के साथ संबंध था? मैं सच कह रही हूँ सर, विकास ने तो खुद मुझे रौनक के बारे में बताया था। बात पहुँचते ही विकास का एनकाउंटर हो गया, रौनक भी मारा गया, इसलिए मैं डर के मारे छुप गई थी। सर, ये नई इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी चौंकाने वाली है। कहीं ये रौनक भी तो किसी गैंग वॉर का हिस्सा नहीं बन गया था?
इस लीड को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। एक काम करो, एक एक गैंगस्टर को उठाओ, वहां से पूछताछ करो और इस विकास के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करो। ओके सर। रौनक शर्मा का नाम गैंगस्टर्स से जुड़ते ही केस में एक गर्म लहर चल पड़ी। अब हमने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक एक गैंगस्टर्स को उठाया, एक एक से सच उगलवाया। सूरज पांडे के साथ हमारा अनबन था, क्योंकि वो रौनक को मारना चाहता था, तो हम रौनक को बचाना चाहते थे। बस मुझे इतना मालूम है सर। सच बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही मालूम है सर। हाँ। एक गैंगस्टर से बात करने पर पता चला कि गैंगस्टर सूरज पांडे और विकास सैकिया, इनके बीच में अनबन थी। कहीं ये सूरज पांडे की गैंग ने रौनक को धमकी तो नहीं दी थी? नहीं, ये सूरज तो डायरेक्ट धमकी दे ही नहीं सकता था सर। इसके गैंग मेंबर से बात की तो पता चला वो फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया तो ये मिला सर। ये? जी सर, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सूरज के टच में। सूरज का पता ठिकाना है सर। बताता हूँ साहब, सर बताता हूँ। मेरे गैंग का एक साथी लल्लन गैंग का सारा पैसा ब्लैक से वाइट करने के लिए प्रॉपर्टी में दूसरों के नाम से इन्वेस्ट करता था। उसने रौनक को 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और जब मैं रौनक से पैसे मांगने गया तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। देखो भाई, वो पैसे मुझे लल्लन ने दिए थे, मैं उसे उसके घर वालों को ही दूंगा। पैसे मेरे पास ही हैं, मगर उस पर हक तो उसके घर वालों का है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर। मैंने रौनक को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और उसने मेरे दुश्मन विकास सैकिया से प्रोटेक्शन ले ली। दोनों बचपन के दोस्त थे। जब खबर मिली कि विकास, किस्मत ने मुझे एक बार फिर मौका दिया रौनक को सबक सिखाने। और रौनक को मारने के लिए तुमने इसे भेजा? ये मेरे पास खुद आया था सर। मैंने सोचा इससे काम हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे लड़के को निपटा ही देते। इस तरह हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? इसका जवाब तो आपका ये होनार बेटा दे। वैसे तो इस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हैं। बोलो, ये सब क्यों किया? रोहित, क्योंकि रोहित ने मुझे सबके सामने पीटा था। मोहल्ले के सारे लोग मुझे फट्टू और फटीचर बुलाते थे। मैं बस अपने आप को एक बार साबित करना चाहता था। जब बस एक बार अपनी इज्जत को वापस लाना था, सब लोग मुझे डरपोक बुलाते थे। लेकिन मैं दुनिया को डराना चाहता था सर। वो सही है, लोग उसी की सुनते हैं जिनके पास ताकत होती है। सूरज पांडे की गैंग में शामिल होकर मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। किसी तरह मैंने उनका सोशल मीडिया से कांटेक्ट लिया और फिर नमस्ते भाई। हाँ भाई सन्नी, तो तुझे गैंग में शामिल होना है? हाँ। उससे पहले तुझे गैंग का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। करूंगा ना भाई। ये ले गन, एक मर्डर करना है। क्या हुआ? गन देखकर डर गया क्या? नहीं भाई, मैं करूंगा ना। शाबाश। तो चल, तेरी ओपनिंग एक हीरो से करवाता हूँ। सेलिब्रिटी को मारेगा ना तो सेलिब्रिटी किलर के नाम से फेमस हो जाएगा। चल। फिर मैंने रौनक की रैकी स्टार्ट की। जब मुझे पता चला कि वो कहीं शूट कर रहा है, तब मैं उससे मां मिलने चला गया। काफ़ी सारे मैंने मौके ढूंढे, लेकिन मुझे कोई मौका मिल ही नहीं पाया। उसके बाद अचानक से करण पानी लेने चला गया तो भाई पानी खत्म हो गया।
मैं लेकर आता हूँ दुकान से। ठीक है सर रोहित मुझे नहीं मिला, वरना मैं उसे भी जान से मार देता। अगर दुनिया में कुछ साबित करना ही था तो कुछ अच्छा करके करते। मर्डर करके क्या साबित हुआ? कि कोई मुझे डराएगा नहीं, सब मुझसे डरेंगे। मैडम ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। अगर पहले ही भांप लिया होता ना आपने इसके अंदर पनप रहे उस जानवर को, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमने सूरज पांडे के बयान के तहत पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में रौनक के भाई शोभित को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इतने बड़े गैंगस्टर से टकराने का हौसला उसे सोशल मीडिया के पॉपुलैरिटी और उससे कमाए गए पैसों की वजह से आया था। हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, ये सब आपकी सुविधा और मनोरंजन का साधन है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में इतना भी हावी ना होने दें कि आप अपने आप से ही बेगाने हो जाए। रौनक ने अगर सूरज के जरिए पैसे मांगने की दस्तक अगर समझ ली होती तो आज ये हादसा नहीं होता। सनी की मां ने अगर वक्त रहते सनी को संभाल लिया तो ये नहीं, वक्त रहते संभल जाए और दस्तकों को समझे। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।